हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों के 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इनका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान है कि सर हमने सुना था कि 2023 में कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, ना तो पीओ की ना तो क्लर्क की। तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ इस बात का कि पीओ और क्लर्क दोनों की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आ रही थी 5-7 हज़ार, उनसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मेरी इस बात को आप पहली बात तो अच्छे से समझ लीजिए और जो भी लोग ये सोच के तैयारी नहीं कर रहे हैं कि इस साल वैकेंसी आएगी या कम आएगी, इस डाउट को दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये जो टाइम है इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, स्टेट बैंक की भी, आरआरबीज़ की भी और आईबीपीएस की भी। तो बहुत ध्यान से आपको और ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है कि भैया वैकेंसी आएगी और हमको इस साल क्लियर करना है। समझ गए? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे क्लियर करना है। रही बात एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की, वो मैं स्ट्रेटेजी शेयर करने के बाद आपको लास्ट में बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। पहली बात, अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो भाई आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। पीओ में इंटरव्यू एंड जीडी होता है, क्लरिकल में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। समझ गए? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश में आपको 20 मिनट का टाइम देता है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपको 20 मिनट का टाइम देता है, आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देन आपके रीजनिंग में भी 20 मिनट का टाइम देता है और 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ओवरऑल आपका 1 आवर का टाइम होता है जिसमें सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट टाइमिंग होती है। अब बहुत सारे लोग स्टेट बैंक के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ही नहीं क्लियर कर पाते हैं तो मेंस की बात ही हो जाती है, और कुछ जो बेचारे बहुत मेहनत करके प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो मेंस एग्जामिनेशन में अटक जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो किसी भी स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, जो अभी आप कमेंट्स देखते होंगे उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, प्रेजेंट में वो स्टेट बैंक में काम कर रहे हैं। बहुत सारे कलीग भी हमारे हैं जो एक समय में हमारे स्ट्रेटजी को फॉलो किया, वो अब हमारे कलीग भी बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों से मैं कभी आपको मिलवाऊंगा अपने किसी सेशन के दौरान। फिलहाल हम बात करेंगे कि भाई हमको क्लियर करना है अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन, तो हमको क्या करना चाहिए। बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को इंग्लिश में आती है। इंग्लिश में क्या होता है, लोगों के 15 नंबर तक तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेट बैंक के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो लगभग आपको इंग्लिश में 30 में से 25 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा एनी हाउ, तब कहीं जाके आप कट ऑफ की रेस में आने वाले हो। क्योंकि भाई हमारा जो एग्जामिनेशन होने वाला होता है उसमें कट ऑफ, एक तो वैकेंसीज थोड़ी डाउन होती है और उसकी कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि बच्चे बैंकिंग सेक्टर में स्टेट बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए तैयारी भी बहुत तगड़ी करते हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा इंग्लिश को कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डेली बेसिस पर जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो कम से कम आपको 20 मिनट इंग्लिश को रीड करना है। अब ये डिपेंड नहीं करता है, अब ये मैटर नहीं करता है कि वो रीडिंग आप कहाँ से कर रहे हो सकता है आप क्लास 10th की बुक ले लो, उसमें जो भी इंग्लिश के पैटर्न हैं उनको रीड करो। जिनका इंग्लिश पहले से ठीक है उनको ये करने की जरूरत नहीं है, बट जो भी एस्पिरेंट जो भी जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले रीडिंग हैबिट डालो। आप या तो 10th की बुक पढ़ सकते हो, 12th की बुक पढ़ सकते हो, इंग्लिश की कोई भी, आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो। और अगर ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो तो सबसे बेस्ट है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर। उसमें जो भी आपका अच्छा फेवरेट पॉइंट है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है आपको म्यूजिक में हो सकता है आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट हो सकता है आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट हो सकता है आपको राजनीति में इंटरेस्ट हो। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश का पेपर उठाना है और डेली आपको 15 से 20 मिनट सिर्फ उसको रीड करना है। रीड करने के बाद पहली बात उसको रीड करेंगे और समझेंगे। ऐसा नहीं कि आपने फ्लो में रीड कर लिया और जो आपने रीड किया वो आप समझ नहीं पाए, पढ़े और आपको समझ में नहीं आया, तो ऐसा भी नहीं करना है। पहली बात, आपको सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्विक टाइम में एक तो आपको पढ़ना है, दूसरा क्विक टाइम में वो आपको समझना है और ये डेली करना है। कम से कम 3 to 4 मंथ जब आप ये करोगे तब जाके कहीं आपको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। पहली बात, जो भी लोग ये सोचते हैं कि सर हम इंग्लिश में 10 दिन हुआ हमको पढ़ते हुए और 10 दिन में हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर हमें कोई इंप्रूवमेंट मिल नहीं रही, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग क्विक रिजल्ट चाहते हो और रिजल्ट हमेशा टाइम मांगता है। तो आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो पहली बात रीडिंग हैबिट डेवलप करो, जल्दी से पढ़ के जल्दी समझने की हैबिट डेवलप करो। जब आप इंग्लिश पढ़ने लगते हो तो उससे आपका सबसे पहले तो पैसेज के जो भी 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप काफ़ी इंप्रूवमेंट पाओगे कि वहाँ पे आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। रीडिंग हैबिट के साथ एक चीज़ आपको और करना है कि ग्रामेटिकल रूल्स को भी पढ़ते रहना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस हो गए या प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, इनको आपको पढ़ना है। और एक हैबिट और डेवलप करनी है कि जब आप 15 से 20 मिनट जो भी आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे थे, नॉवेल्स पढ़ रहे थे, कुछ भी पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे, वो आपने पढ़ा,
उसमें जो भी वोकैब आए उसको आपने नोट किया। उसके बाद आपको डेली कम से कम 15-15 क्वेश्चंस के 2 सेट इंग्लिश के लगाने हैं। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर ग्रामेटिकल रूल्स इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं, वो कॉमन एरर आ सकता है, रीअरेंजमेंट आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के जो भी क्वेश्चन है वो आपको डेली कम से कम 2 क्विज सॉल्व करने होते हैं। सवाल आता है सर वो क्विज हम कहाँ से सॉल्व करें, तो बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिलेंगे। टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, अड्डा 247 है, इस पर आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो इंग्लिश कहीं से पढ़ रहे हैं तो उस पर वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो मैथमेटिक्स में अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, सपोज करो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आपने पढ़ा और अगर उस पर आपने 400-500 क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने के बाद भी आप एबल नहीं होगे कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आपको 3 साल 4 साल 5 साल का CI निकलने का फॉर्मूला तो रटा दिया गया बट आपने उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। सेम एज इट आप लोग के साथ इंग्लिश में होता है। आप लोग एक तो डेली रीड करते हो, मान लो मैंने कहा भाई एडिटोरियल पढ़ लो, आप लोग हिंदू का पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ लो, किसी का भी आप एडिटोरियल पढ़ लो या न्यूज़पेपर पढ़ लो, चलो वो क्या आपने नोट कर लिया, आपने कहा सर जैसा आपने बताया वैसा हमने किया। लेकिन इसके अलावा आप डेली बेसिस पर 15-15 क्वेश्चन के 2 सेट दे नहीं रहे हो। आपको 15-15 क्वेश्चन के 2 सेट देने हैं। दूसरा, उसमें कितना सही हुआ गलत हुआ इसको एनालाइज करना है, और जो भी उसका सॉल्यूशन होता है, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई इसमें ये चीज़ होनी थी, इसमें ये चीज़ होनी थी, उसको आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। और अगर आप किसी के साथ प्रिपरेशन करो तो उनसे डिस्कस करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंग्लिश में डेली बेसिस पर 40 से 45 मिनट, या चलो मैं ओवरऑल 1 घंटा मान के चलता हूँ, 1 घंटे में आप ये चीज़ करते हो कि आपने भाई आधे घंटे कुछ इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ लिए आपने, या फिर एडिटोरियल पढ़ लिया, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया आपने। एडिटोरियल पढ़ने से फ़ायदा ये होता है सबसे पहले कि उसमें आपके GA के करंट अफेयर तैयार हो जाते हैं, इसलिए लोग एडिटोरियल पर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर कोई एडिटोरियल, क्योंकि उसमें टॉपिक जो है ना वो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक होता है जो करंट में चल रहा हो, ठीक है, 2 देशों के बीच क्या संबंध है, या इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चल रहा है, ग्लोबल GDP का क्या चीज़ें चल रही है, GNP GDP से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको एडिटोरियल में अक्सर देखने को मिलता है। इस वजह से लोग एडिटोरियल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक तो आप करंट से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ लो, उसमें जो वकैब आते हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, तो वो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप ये करते हो, आधा घंटा आपने पढ़ लिया, उस पर वकैब डिस्कस कर लिया, देन उसके बाद आपने 2-3 सेट लगा लिया, क्विज लगा लिया किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, इतना अगर आप डेली करते हो, ये काम आपको डेली करना है, इसमें किसी भी तरीके का आपको नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, नहीं ऐसा भी नहीं करना है कि आज नहीं करेंगे। अगर आप इतना डेली करते हो, वो भी कॉन्टिन्यूसली 3-4 महीने तक करते हो, आप इंग्लिश में पाओगे कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पे घर पे बैठ के, तो आप अपना नंबर देखेंगे कि वो हमेशा 20+ रह रहा है, 20+, 25 अप्रॉक्स, कभी कभी आप 28-29 पाओगे। अच्छा, ये चीज़ मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो बैंक की तैयारी करने आते हैं, कुछ ICSE बोर्ड से होते हैं, CBSE से होते हैं, कुछ UP बोर्ड्स के होते हैं, या कहीं और बाहर से अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन हमारा ग्रामर हमसे क्या चाहता है ये हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की डिमांड क्या होती है, जो हम फ्लुएंट में इंग्लिश बोलते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, और जो हम ऑन पेपर इंग्लिश सॉल्व करते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इसलिए आप चाहे ICSE से पढ़ो, चाहे CBSE से पढ़ो, चाहे UP बोर्ड से पढ़ो, चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ो, किसी भी मीडियम से आप पढ़ो, लेकिन अगर मैं इतना बोल रहा हूँ और इतना आप सिर्फ 3 महीने 90 दिन रेगुलरली करो, 91 दिन आप मुझको बताना कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। एक मॉक टेस्ट अभी दे लो, अभी आप पाओगे 10 नंबर मान लो पाते हो, और 90 दिन लगातार ये काम कर लीजिए, आप 91 दिन मुझे बताना कि कुछ इंप्रूवमेंट 10 से वो नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इंग्लिश आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम मैथमेटिक्स पे आते हैं। भाई बहुत सारे लोगों को डाउट होता है सर मैथ्स को कैसे हम रिजॉल्व करें। जो भी मेरे बिगनर्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले बात तो पूरा अर्थमेटिक पढ़ जाइए आप अच्छे से। अर्थमेटिक में आपके 12-13 चैप्टर्स हैं, ठीक है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, SI है, एज है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम है, मैन वर्क एंड टाइम है, ट्रेन है, इस तरह के जो भी चैप्टर्स हैं पहले तो इनको पढ़िए। अब सवाल आता है सर पढ़ें कैसे और कहाँ से, आप बुक्स रिकमेंड कर दो। मैं कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी किसी भी एक बुक की ज़रूरत होती नहीं, और एक बुक को पढ़ के आप अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। आपको मल्टीपल बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मल्टीपल टीचर से पढ़ना भी पड़ेगा, और आपको जो मेहनत है वो भी मल्टीपल टाइम्स करनी ही पड़ेगी। तो जो भी बिगनर्स हैं, सबसे पहले 12-13 चैप्टर्स, एक चैप्टर पे आप 4-5 दिन का टाइम ले लीजिए। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं
तो जहाँ भी पढ़ते हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर को शुरू किया जाता है, चलो सपोज करो वर्क एंड टाइम हम पढ़ रहे हैं तो लगभग एक हफ्ता वर्क एंड टाइम ही पढ़ाया जाता है। आपको जो टीचर मैथ्स के पढ़ा रहे हैं वर्क एंड टाइम, वो वर्क एंड टाइम ही पूरा 6 दिन 7 दिन पढ़ाते हैं। उसमें वो आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे लगभग एक हफ्ते में देखा जाए तो 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं। उस बीच आपको क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो या फिर अगर आप किसी ऑनलाइन टीचर को फॉलो करो, बहुत सारे टीचर चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आप उनको फॉलो करिए और उससे रिलेटेड कम से कम 200-300 क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिस दरमियान आप उस चैप्टर पे फोकस्ड हैं। जिनका अरिथमेटिक क्लियर नहीं है, पहले तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ऐसे करते करते अगर आप 10-12 चैप्टर्स को अगर आप 2 महीने में भी कवर कर लेते हो, 1.5-2 महीने में अगर आप 4-4 दिन का टारगेट बना के कवर कर लेते हो, तो लगभग आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और क्लियर करने के लिए एक चैप्टर पे अगर आप 4 दिन का समय ले रहे हो तो डेली कम से कम 3 घंटा आपको वो चैप्टर पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, पढ़ने के अलावा। ठीक है, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आपको 2-3 घंटे उस चैप्टर पे अच्छे से फोकस होना पड़ेगा। अरिथमेटिक पहले क्लियर कर जाइए आप लोग। जो बच्चे ये ऑलरेडी कर चुके हैं आप उनको क्या करना है ये बताइए, और जो अभी नहीं किए वो पहले क्लियर करिए। क्लियर करने के बाद अब जो मैं बता रहा हूँ वो आप करेंगे। इसके बाद आपको एक काम और करना है मैथमेटिक्स के लिए। सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करिए। सवाल आता है सर वो कैसे होगा, हालांकि मैं प्रीवियस वीडियोस में ये सारी बातें आपको बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है और नई वैकेंसीज आने वाली है और नया साल है, तो आप लोग फिर से समझिए और फिर से उस चीज़ को फॉलो करिए, आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए पहली बात तो कम से कम मिनिमम आपको 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमको तो याद है, अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं याद है तो आप कम से कम एटलीस्ट 16 to 20 तक का टेबल तो लर्न करो। 15 तक तो हमको अच्छे से याद होता है, ये 16, 17, 18 और 19 में बहुत लोग फंसते हैं। सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। वो एक दिन का टाइम है, 1-2 घंटा आप पढ़ोगे, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और डेली बेसिस पर उसको रिवाइज करिए। जिस दिन आप 20 तक लर्न कर लिए उस दिन 25 तक जाने की कोशिश कीजिए। जिस दिन 25 तक चलेगा उस दिन 30 तक जाने की कोशिश कीजिए। मैं 30 तक टेबल मैंने याद किया था, लर्न किया था, और मैंने अपने कॉपी के पीछे जो मैं रफ करता था या जो मैं फेयर बनाया था उसके पीछे मैंने लाइन से टेबल्स लिखे थे। और डेली जब मैं सुबह उठता था तो 10 मिनट पूरा 15 to लेके 30 तक के टेबल को एक नज़र देखता था, सिर्फ देखता था। इसलिए इस तरह से मुझे डेली याद रहता था। तो आपको ये करना है, पहले जिनको नहीं याद है 16 से लेकर 19 तक का टेबल वो अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले तो मुझे याद है, आप लोग को याद होगा। 20 तक करने के बाद आप जाइए 25 तक, 25 करने के बाद जाइए 30 तक। 30 तक जाने के बाद पीछे नोट कर लीजिए, नोट डाउन 2 पेज में हो जाएगा, और डेली उसको 10 मिनट रिवाइज करिए। तो ये काम आपको करना है, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है, कम से कम 60 तक स्क्वायर आपको लर्न करना है। 60 तक स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। हालांकि मैंने टारगेट किया था 100 तक, मुझे 100 तक याद भी था, मैं डेली रिवाइज भी करता था, लेकिन बीच बीच में अगर कभी भूला तो मैं मतलब मुझे 60 तक पूरा याद था। 60 के बाद लेके 100 तक में कभी कभार कंफ्यूजन होता था, लेकिन उसकी भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। विदिन 5 सेकंड आप स्क्वायर निकाल सकते हो। मेरे चैनल पे पड़ी भी हुई है, अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई आप विदिन 5 सेकंड आप किसी भी नंबर का 89 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, उसकी भी ट्रिक है बहुत सारी। लेकिन हमको ट्रिक पे नहीं जाना है, हमको जाना है कि हम कैसे अपने माइंड में लर्न करें। क्योंकि अगर हम 1-1 सेकंड भी बचा रहे हैं एक क्वेश्चन पे, तो भी आप भाई 100 क्वेश्चन पे 100 सेकंड बचा रहे हो तो बहुत बचा ले रहे हो, समझ रहे हो। तो स्क्वायर आपको लर्न करना है 60 तक 50 तक। क्यूब की बात करें तो 25 तक क्यूब लर्न कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए करेगा। तो क्यूब, स्क्वायर और टेबल, ये करने से आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी। इतना करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं उसको आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, और उसी हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूल्स को लगाइए। इससे आपके कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ये हुआ मैथ का। अर्थमेटिक कर लिया, स्क्वायर, क्यूब और टेबल्स लर्न कर लिया। अब अर्थमेटिक के बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छा नंबर गेन कराते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा नंबर दिलाते हैं। और मैथमेटिक्स में अगर आप 25 प्लस ले आते हैं तो आप एक अच्छा नंबर गेन कर रहे हो। अगर आप रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 करो तब की बात कर रहा हूँ मैं। भाई मैं तो हमेशा से बोलते आया हूँ कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बनाना होता है कि भाई उसमें 35, 34 से नीचे आपको नंबर लाने ही नहीं है किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि उससे नीचे अगर आप गए तो आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है नहीं। अब वो आप डिसाइड कर लो कि आपको मैथमेटिक्स 100% स्ट्रांग बनाना है प्रीलिम्स लेवल का या रीजनिंग बनाना है।
मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट रीजनिंग को बनाते हैं, क्योंकि रीजनिंग आपको कम टाइम में 35 में 35 लाने की हैसियत देता है। समझ गए? खैर, अगर आप मैथ में ला सकते हो तो मैथ में लाओ, अच्छी बात है। हो सकता है आप मैथ्स का टीचर हो सकता है आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा हो, तो आप मैथ्स में लाओ। अदरवाइज अगर आप रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लाने की हिम्मत रखते हैं, तो आप मैथ में अगर 25 लेके आते हो, 25 या उससे 26 27 तक लेके आते हो, ऑन एंड एवरेज ये बहुत अच्छा स्कोर है। अब रही बात सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक पढ़ने के चक्कर में इसको बहुत इग्नोर करते हैं। जब एक बार आपने 12-13 चैप्टर अर्थमेटिक को पढ़ लिया, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, लगभग सवाल आपसे सॉल्व हो रहे हैं। देखो, एक चीज़ आप हमेशा समझेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात से परेशान रहते हैं, सर मुझसे ये वाला सवाल नहीं लग रहा है। अगर एक सवाल आपका नहीं लग रहा है तो उसको काइंडली स्किप करिए और दूसरे सवाल पे जाइए। जब आप दूसरा सवाल लगा रहे होंगे, उसी दरमियान आपको पहले का आंसर समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग पहले पे ही अटके रहते हैं, इस हैबिट को भी डेवलप कीजिए। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अर्थमेटिक के अलावा हमको डेली बेसिस पर सॉल्व करना होता है। ऐप्स पे आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप गूगल करोगे तो मिल जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ्स भी आपको मिलते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। जो भी रूल्स होते हैं उसका पढ़ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने भी चैनल पे डाल रखा है, और अगर आप किसी और का देखते हैं तो उनका भी देख लीजिए। ये चीज़ अगर आप करते हो तो मैथ में आप 25+ आराम से लेके आओगे। इतना करने के बाद जो आप मॉक टेस्ट देते हैं डेली, उसमें आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन ही सॉल्व करना होता है। एक बार जब आपने अर्थमेटिक क्लियर कर लिया तो आपका जो डीआई होता है वो बहुत ईजिली आप क्लियर करते हो। इसलिए पहले अर्थमेटिक क्लियर कर लो, अर्थमेटिक क्लियर करने के बाद आप डीआई क्लियर करोगे। ये हुआ मैथ का। अब हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्टर की। रीजनिंग जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला होता है आपके प्रीलिम्स के सिलेक्शन में, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपने बढ़िया कर लिया तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रीजनिंग कैसे बढ़िया करें? सबसे पहले तो 4 पजल्स आपके आते हैं जो कि 20 नंबर आपके लेते ही हैं। उसके बाद आपका सिलॉक्स आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ गया, या इनपुट आउटपुट आ गया। ये कुल मिला के 15 इसमें आ जाते हैं। मिसलेनियस कुछ लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चंस आ गए तो वो अलग है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक चीज़ों से लेकर। तो रीजनिंग जो है वो आप स्टार्टिंग लेवल पे पजल से सॉल्व करो, पजल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाओ, डेली बेसिस पे 2-3 घंटा हर टाइप के पजल सॉल्व करो। पजल कहाँ से सॉल्व करें? तो बहुत सारे ऐप्स हैं, उससे सॉल्व करो। अदरवाइज ऑफलाइन जाके प्रैक्टिस सेट खरीद लो, किरण की ले लो, ठीक है, बीएससी मैगजीन ले लो, या कार्यहंत का ले लो। जो ऑफलाइन है उनमें पजल पड़े हुए हैं, उनको सॉल्व करिए। और ऑनलाइन तो आपके पास मटेरियल कूट के भरे हुए हैं, उससे सॉल्व करिए। रीजनिंग में सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ये गलत नहीं होनी चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट्स पहली बात पूरे तरीके से क्लियर करोगे। इसमें भाई एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। ऐसा अपने आप को बनाइए कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक भी क्वेश्चन गलत कब नहीं होगा? जब कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा होगी डेली बेसिस पर। तो रीजनिंग में क्या करना है भाई? डेली 2-3 घंटा पजल लगाना है। इसके अलावा आपको भाई सिलॉक्स, इनइक्वालिटी डेली लगाने हैं। कहीं कुछ गलत हुआ तो उस पर प्रॉपर डिस्कशन करना है, ठीक है। किसी टीचर से पूछना है, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं अवेलेबल रहता हूँ, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो रीजनिंग में अगर आप इतना करते हैं, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये सब समझ के डेली सॉल्व कर रहे हैं, पजल डेली सॉल्व कर रहे हैं, तो रीजनिंग भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये सब काम आपको डेली करना है। अब बहुत सारे जो बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज होंगे, सर आपने 2-3 घंटा मैथ का बता दिया, 2-3 घंटा रीजनिंग का बता दिया, 1-1.5 घंटा इंग्लिश का बता दिया, तो भाई हमारा 7-8 घंटा चला गया। तो जाएगा। हालांकि हम पढ़ाई को टाइम से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, लेकिन ऑन एवरेज आपको 8 घंटा तो देना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूं, मैं खुद ही 10-12 घंटा स्टार्टिंग में पढ़ता था, तो मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकता कि आप 2 घंटा पढ़ के आप सिलेक्शन ले लोगे, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आप बहुत ब्रिलियंट हो भाई तो आप 2 घंटा पढ़ लो, मगर मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि भाई टाइम को आप अपनी एफिशिएंसी से तुलना नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी ऑन एवरेज जैसी आज की कंपटीशन है, जैसे बच्चे मेहनत रगड़ के कर रहे हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उस चक्कर में आपको देना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे। और एक कॉन्सेप्ट है 8-8-8 का। 8 घंटे आप पढ़िए, 8 घंटे आप खेलिए और 8 घंटे आप सोइए। अगर ये टाइम टेबल आपका है, 24 घंटे को आप 8-8 घंटे में डिवाइड करते हो, आप सबसे बेस्ट हो, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। समझ गए? प्रीलिम्स का हो गया। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है मेंस की। सर प्रीलिम्स का बता दिया, मेंस का भी बता दीजिए। चलो मेंस का बता देते हैं। इसके एडिशनल में आपको मेंस के लिए क्या करना होता है? एक तो जनरल अवेयरनेस आपको पूरी पढ़नी होती है, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड सारे एक्ट्स, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। ये आप
जीए जो है, जीए का जो बैंकिंग का है, पहले तो उसको पढ़ लीजिए, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। जीए अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें मिला के 12-15 चैप्टर्स होते हैं। आपने भाई कैपिटल मार्केट पढ़ लिया, मनी मार्केट पढ़ लिया, आरबीआई से रिलेटेड पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया, जीडीपी से रिलेटेड पढ़ लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ लिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स पढ़ लिया कि चेक कौन से एक्ट्स में आते हैं, ये सब सवाल होते हैं कुछ, ठीक है। बैंक के काम क्या होते हैं, बैंक कब लैंड देते हैं, कब बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, और जो रेट्स होते हैं CRR, SLR, MCLR, ये सब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अगर इनको बढ़ाया जाए तो हमारे इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीज़ें थोड़ी बेसिक आप क्लियर कर लो। इसके अलावा जब आपने ये चीज़ें पढ़ ली जीए में, इसके अलावा बस एक ही चीज़ बचता है, वो है करंट अफेयर्स। जब एक बार, और ये सारी चीज़ें आपकी महीना 1.5 महीने में क्लियर हो जाएंगी। किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कर लीजिए जीए के लिए। हालांकि जीए के भी कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, लेकिन पूरा मैं डाल नहीं पाया था क्योंकि फिर हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी हो गई। अदरवाइज़ आप किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जीए पे बना दूंगा। तो आप बैंक में एक बार ये सब चीज़ें क्लियर कर लेंगे जीए में, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, वो है करंट अफेयर। और वो मैं हमेशा कहता हूँ वो भाई आपको डेली पढ़ना है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई पहले मेरा प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, वो सबसे गलत स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी करने के साथ साथ आपको एडिशन में सिर्फ इतना करना होता है कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, पहली चीज़। दूसरा सवाल, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर्स पढ़ने के कई सारे माध्यम होते हैं। करंट अफेयर्स आप तो पहली बात किसी ऐप से पढ़ सकते हैं, अड्डा से पढ़ सकते हैं, ग्रेडअप से पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑलिव बोर्ड से पढ़ सकते हैं, जो डेली बेसिस पर आपको 15-20, अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हैं, 15-20 न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। उनको पढ़ने के बाद आप यूट्यूब चलाते ही हैं, यूट्यूब पर जाइए और जो चीज़ आपने पढ़ा है डेली बेसिस पर, बहुत सारे टीचर्स आपको वो 10 से 15 मिनट में सॉल्व करवाते हैं, पढ़ाते हैं। उनको पढ़िए, सुनिए। इससे फ़ायदा ये होता है, एक बार आपने किसी चीज़ को खुद से पढ़ा, दूसरा बात जो उनके पीछे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है उसको आपने सुना, ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जो चीज़ें मैं इनिशियल बताता हूँ, जैसे इंग्लिश में मैंने बोला कि भाई आप रीडिंग करो, वो कैप करो, क्विज लगाओ। जीए में मैंने बताया आप करंट अफेयर्स पढ़ो, फिर यूट्यूब पे सुनो। ये दो चीज़ आपको सुबह में करना होता है। मैथ्स रीजनिंग आप दिन भर करो, लेकिन इंग्लिश और जीए आपको पहली बात सुबह में इसलिए करना होता है क्योंकि सुबह में एक बार आपने कर लिया, दिन भर आपको मैथ्स और रीजनिंग में इंटरेस्ट है, आपने दिन भर मैथ्स रीजनिंग सॉल्व किया, फिर शाम को दोबारा आपने रिवाइज किया इंग्लिश को और जीए को। ये तरीका होता है पढ़ने का। जीए आपने जो सुबह करंट अफेयर पढ़ा था उसको शाम को दोबारा एक बार पढ़ा, उस पर क्विज सॉल्व कर लिया। सेम एज एट इंग्लिश में जो आपने सुबह क्विज दिया था, रूल्स वगैरह पढ़े थे, आप दिन भर मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया, आप भूल गए, शाम को फिर से आपने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इससे क्या होता है, चीज़ें हमारे दिमाग में फिट होती हैं। मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से आपकी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ज़रूर अपनाएं। तो सेम एज एट इंग्लिश में और जीए में इतना अगर आप साथ लेके चलते हो, प्रीलिम्स प्लस जीए में ये चीज़ें अगर आप साथ लेके चलते हो तो आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो। जब एक बार आपका प्रीलिम्स निकल जाता है या निकलने वाला रहता है, या जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिनका प्रीलिम्स 1-2 बार निकल चुका है, तो वो उसी दिन से मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे। मेंस पे खैर मैं सेपरेट एक मेंस का 2023 के लिए एक बार और बनाऊंगा। और जो प्रीलिम्स अभी एक भी बार नहीं निकाले हैं वो सिर्फ इतना करेंगे कि प्रीलिम्स के साथ साथ जीए को लेकर चलते रहेंगे। और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देंगे मेंस का। अगर आप इतना करते हो तो इस साल आपका सिलेक्शन 100% है, मैं गारंटी देता हूँ। इतना आपको करना है, लेकिन हाँ रेगुलरली करना है और डिटर्मिनेशन के साथ करना है। इसमें किसी भी तरीके की मैं आपको छूट नहीं दूंगा कि आप इस चीज़ में रिलैक्स हो जाओ कि आज ये ना करें कल वो ना करें। एक दिन भी अगर आपका स्किप होता है किसी भी रीज़न से, आप किसी भी पर्सनल कारणों से, तो अगला दिन आपको दुगनी मेहनत करनी होती है। चाहे आप अपनी नींद त्यागो, चाहे आप अपना सुख त्यागो, चाहे आप अपना चैन त्यागो, चाहे अपना भूख त्यागो, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। अब इसके अलावा एक चीज़ और कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसी के लिए वीडियो पूरा तक देख रहे होंगे। देखिए मेरा एजम्पशन है कि एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आपको क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 5000 से प्लस जाएंगी, अप्रॉक्स 7,000 to 8,000 के करीब आपकी वैकेंसीज आएगी। रही बात पीओ की, तो वो आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में देखने को मिलेगा। ये मैंने अपने सोर्सेस से पता करके आपको बताया। अब इसके बाद भी अगर आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? आपकी है, स्वयं की है। मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो
कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, कमेंट करिए। पुराने वीडियोस पड़े हैं, जिनको कोई और डाउट हो उस पर जाके देखिए। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का कमेंट करिए, जेन्युइन कमेंट मुझे लगेगा मैं रिप्लाई 100% करूँगा। फॉर्म से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, ज्वाइनिंग के बाद कोई प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए। और जेन्युइन रहेगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई आप लोग के लिए ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग।